नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पाथ, जहां हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कहानियों और एनिमेशन के साथ आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी की सतह को जरा एक विशाल मैदान जंग की तरह सोचिए। यहाँ ना लाखों सालों से दो महाशक्तियां लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ हैं वो ताकतें जो पृथ्वी के अंदर से उठती हैं और ज्वालामुखी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना डालती हैं, तो दूसरी तरफ हैं बाहर की ताकतें जैसे नदियां और हवा, जो इन्हीं बनी बनाई आकृतियों को लगातार काट छाट कर बराबर करने में लगी हैं। तो सवाल ये है कि इस जंग में आखिर जीता कौन है? आज हम इन्हीं बनाने वाली और मिटाने वाली शक्तियों की पूरी कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारी पृथ्वी की सतह इतनी ऊंची नीची यानी असमतल क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है पृथ्वी की बैलेंस शीट में। जी हाँ, जैसे किसी कंपनी का हिसाब किताब होता है ना, बिल्कुल वैसे ही धरती का भी अपना एक हिसाब है। हमारी जमीन की ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, वो एकदम शांत नहीं है, वो लगातार हिलती रहती है। अब जो अंतर्जनित बल हैं, मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस, वो जमीन को ऊपर उठाते हैं। समझिए, खाते में पैसे जमा हो रहे हैं। और वहीं जो बहिर्जनिक बल है, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस, वो इस उठी हुई जमीन को घिसकर समतल करते हैं। मतलब खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। बस इसी लेन देन और खींचतान का नतीजा है जो हमें पहाड़ों और घाटियों के रूप में दिखता है। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इन दोनों महाशक्तियों के बीच के बैलेंस को समझेंगे, फिर एक एक करके पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों की ताकतों को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे धरती की ऊपरी परत हटती है, जिसे अन्नाच्छादन कहते हैं, और आखिर में हम उस प्रक्रिया के सबसे जरूरी नतीजे को समझेंगे जिसके बिना शायद जीवन ही संभव ना हो, यानी मिट्टी का बनना। तो चलिए अब इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं धरती का संतुलन बनाने वाली उन्हीं 2 महाशक्तियों से जिनकी बात हमने अभी की थी। तो ये 2 महाशक्तियां हैं, अंतर्जनित यानी एंडोजेनिक और बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक। इसे यूं समझिए कि जो अंदर की ताकतें हैं वो एक मूर्तिकार की तरह हैं, जो मिट्टी का एक ढेर लगाकर पहाड़ जैसी कोई ऊंची आकृति बना देती हैं, और जो बाहर की ताकतें हैं वो उस मूर्तिकार के औजारों की तरह हैं, जो उस ढेर को काट छाट कर घिस कर चिकना कर देती हैं। इसी काटने छाटने की प्रक्रिया को, जिससे धरातल समतल होता है, तल संतुलन या ग्रेडेशन कहते हैं। और जब तक ये बनाने वाले और मिटाने वाले दोनों बल काम करते रहेंगे, हमारी धरती पर ये खूबसूरत ऊंच नीच बनी रहेगी। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्रक्रिया यानी प्रोसेस और कारक यानी एजेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, प्रक्रिया एक एक्शन है, एक फोर्स है। जैसे मशीन के ये गियर्स घूम रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जो चीजों पर असर डाल रहा है। वहीं कारक वो गतिशील चीज है जो उस प्रोसेस को अंजाम देती है। जैसे ये ट्रक जो मलबे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है। तो बहता हुआ पानी, ग्लेशियर और हवा, ये सब कारक यानी एजेंट्स हैं। और हाँ, इन सभी प्रक्रियाओं और कारकों के पीछे एक अनदेखी शक्ति हमेशा काम करती है, और वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ये वो अदृश्य हाथ है जो ढलान पर रखी हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है और चट्टानों पर लगातार दबाव डालता रहता है। इसके बिना पहाड़ से टूटा एक पत्थर भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलेगा। सच कहें तो यह प्रकृति का अल्टीमेट बॉस। चलिए अब कहानी के पहले किरदार से मिलते हैं, यानी वो बनाने वाले बल जो पृथ्वी के अंदर से पैदा होते हैं और हमारे धरातल को नया आकार देते हैं। तो ये जो अंदर की ताकतें हैं, इन्हें एनर्जी मिलती है पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त गर्मी से, और ये गर्मी कई वजहों से पैदा होती है। जैसे जब पृथ्वी बनी थी उस वक्त की बची हुई गर्मी, या रेडियो एक्टिव पदार्थों के टूटने से। इन प्रक्रियाओं को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पटल विरूपण यानी डायस्ट्रोफिज्म। ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है, जैसे कि पर्वत निर्माण, जिससे हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं, या फिर महाद्वीप निर्माण, जिससे जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा या तो ऊपर उठता है या नीचे धंस जाता है। भूकंप और प्लेट टेक्टोनिक्स भी इसी का हिस्सा हैं। और दूसरा बड़ा हिस्सा है ज्वालामुखी यानी वोल्केनिज्म, जिसमें पिघला हुआ मैग्मा तेजी से जमीन फाड़कर सतह पर आ जाता है। तो ये तो हो गई बनाने वालों की बात। अब बारी है कहानी के दूसरे किरदार यानी तोड़ने फोड़ने वालों की। ये वो बाहरी ताकतें हैं जो सूरज से एनर्जी लेकर धरती पर बनी बनाई आकृतियों को मिटाने का काम करती हैं।
इन बाहरी ताकतों का अल्टीमेट पावर सोर्स है हमारा सूरज, जो हमारे मौसम और जलवायु को कंट्रोल करता है। ये ताकतें हमेशा ढलान के सहारे काम करती हैं, मतलब ऊंचाई से नीचाई की ओर। ये चट्टानों पर एक खास तरह का दबाव डालती हैं, जिसे अपरूपण प्रतिबल या शियर स्ट्रेस कहते हैं। इसे समझने के लिए जरा ताश की गड्डी के बारे में सोचिए। आप उसे ऊपर से धकेलते हैं तो पत्ते एक दूसरे पर फिसलते हैं ना। बस यही फोर्स चट्टानों को तोड़ता है। और इन सभी बाहरी प्रक्रियाओं का सबसे बड़ा कंट्रोलर है जलवायु, यानी किसी जगह का तापमान और वहां होने वाली बारिश। अब इन सारी बाहरी प्रक्रियाओं को अगर हम एक नाम देना चाहें तो वो होगा अनाच्छादन या डीनूडेशन। इसका सीधा सा मतलब है धरती की ऊपरी परत को खुरचकर हटा देना, जैसे हम किसी फल का छिलका उतारते हैं। तो ये जो अनाच्छादन है, जिसका मतलब ही है परत उतारना या टू स्ट्रिप ऑफ, इसमें मेनली 3 प्रोसेस आते हैं। पहला है अपक्षय यानी वेदरिंग, जिसका मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना। दूसरा है वृहत संचलन यानी मास मूवमेंट, मतलब मलबे का सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे खिसकना। और तीसरा है अपर्दन यानी इरोजन, जिसमें हवा या पानी उस मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपक्षय यानी वेदरिंग की। और यहाँ एक शब्द है जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, स्वस्थाने या इन सिटू। इसका सीधा सा मतलब है अपनी ही जगह पर, मतलब चट्टान कहीं जाएगी नहीं, बस जहां है वही मौसम और जलवायु के असर से टूट फूट जाएगी। इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं होता। अपक्षय के मोटे तौर पर 3 टाइप होते हैं। पहला है रासायनिक अपक्षय, जो गर्म और नमी वाली जगहों पर ज्यादा होता है। इसमें चट्टानें केमिकली बदल जाती हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, ये ऑक्सीकरण है, या फिर पानी में कुछ खनिजों का घुल जाना। दूसरा है भौतिक अपक्षय। इसमें चट्टानें टूटती तो हैं, पर उनका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बदलता। जैसे जब ऊपर की चट्टान हट जाती है तो नीचे की चट्टान दबाव कम होने से फैलकर टूट जाती है। या सोचिए चट्टान की दरार में पानी भर गया और रात को वो बर्फ बन गया। बर्फ फैलेगी और चट्टान को तोड़ देगी। और फिर आता है तीसरा टाइप, जैविक अपक्षय। ये तो हम सबने देखा है, कैसे पीपल के पेड़ की जड़ें दीवारों और चट्टानों को फाड़ देती हैं, या कैसे केंचुए और चूहे जैसे जीव जमीन में बिल बनाकर उसे पोला कर देते हैं। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं चट्टानों का प्याज के छिलके की तरह परत दर परत उधड़ना, इसे अपशल्कन या एक्सफोलिएशन कहते हैं। ये अपने आप में कोई प्रोसेस नहीं, बल्कि दबाव हटने और तापमान में बदलाव का एक नतीजा। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, चट्टानें टूट रही हैं, तो क्या ये इतना जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहीं से मिट्टी बनने की कहानी शुरू होती है। इसी टूटी फूटी परत पर, जिसे वेदरिंग मैंटल कहते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। और बात सिर्फ मिट्टी तक ही नहीं रुकती, इसका एक इकोनॉमिक फायदा भी है। अपक्षय की वजह से लोहा, एल्यूमिनियम जैसे कीमती खनिज घुलकर एक जगह जमा हो जाते हैं, जिससे उन्हें निकालना आसान हो जाता है। इस प्रक्रिया को समृद्धिकरण या एनरिचमेंट कहते हैं। चलिए अब अनाच्छादन की दूसरी प्रोसेस पर चलते हैं, वृहत संचलन या मैस मूवमेंट। इसमें चट्टानों का मलबा ढलान के सहारे सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से नीचे खिसकता है। यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है, इसमें बहते पानी या हवा जैसे किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती। हाँ, पानी एक लुब्रिकेंट का काम जरूर कर सकता है, मतलब चीजों को फिसलने में मदद करता है, पर उन्हें ढोकर नहीं ले जाता। मास मूवमेंट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम सुनते हैं वो है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स। ये कई तरह के होते हैं, जैसे स्लम्प जिसमें मलबा घूमते हुए नीचे आता है, या रॉकफॉल जिसमें चट्टानें सीधी नीचे गिरती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 2 इलाके बहुत ज्यादा रिस्क पर हैं। एक तो हिमालय, क्योंकि वो टेक्टोनिक रूप से एक्टिव है और वहाँ की चट्टानें भी नरम हैं। और दूसरा है पश्चिमी घाट। वहाँ चट्टानें तो मजबूत हैं, पर जबरदस्त बारिश मिट्टी को इतना कमजोर कर देती है कि भूस्खलन हो जाते हैं। और अब आते हैं अनाच्छादन की तीसरी और आखिरी जोड़ी पर, अपर्दन और निक्षेपण यानी इरोजन और डेपोजिशन। यहाँ सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का है। अपर्दन का मतलब है टूटे हुए मलबे को उठाना और ट्रांसपोर्ट करना। ये काम हवा, पानी जैसे एजेंट करते हैं, और इसके लिए उन्हें चाहिए हाई काइनेटिक एनर्जी। सोचिए, एक नदी पहाड़ों से पूरी रफ्तार से नीचे आ रही है, उसमें बहुत एनर्जी है, वो अपने साथ पत्थर, मिट्टी सब बहा ले जाएगी। ये है अपर्दन। अब जैसे ही ये नदी मैदानी इलाके में पहुंचकर शांत होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, एनर्जी भी कम, तो वो सारा मलबा वहीं जमा कर देगी। बस इसी को निक्षेपण कहते हैं, मतलब निक्षेपण अपर्दन का ही नतीजा है।
तो हमने तोड़ने, फोड़ने, घिसने, बहाने की सारी प्रक्रियाएं देख ली। पर इन सबके बाद प्रकृति एक ऐसी चीज बनाती है जो जिंदगी का आधार है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। वो जीवनदायिनी परत जिसे हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी बनने की इस बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। कहानी शुरू होती है चट्टानों के टूटने से, जिससे बनता है वेदरिंग मैंटल। फिर मैदान में आते हैं पहले खिलाड़ी, बैक्टीरिया और काई, जो इस पर उगना शुरू करते हैं। जब ये मरते हैं तो इनके गलने से ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी की जान है। फिर केंचुए जैसे इंजीनियर आकर मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, उसे मिलाते हैं, जिससे उसमें हवा और पानी जाने की जगह बनती है। और ये सब 1-2 दिन में नहीं होता, इसमें हजारों साल लग जाते हैं। तब जाकर एक परिपक्व मिट्टी बनती है, जिसमें हमें अलग अलग परतें यानी होराइजन्स दिखाई देती हैं। अब किसी भी जगह की मिट्टी कैसी बनेगी, ये 5 मुख्य चीजें मिलकर तय करती हैं। पहला, मूल पदार्थ यानी वो चट्टान जिससे मिट्टी बनी है। दूसरा, स्थलाकृति मतलब जमीन का ढलान। तेज ढलान पर पतली मिट्टी मिलेगी और समतल जगह पर गहरी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। चौथा है जैविक क्रियाएं यानी वहां के पेड़ पौधे और जीव जंतु। और पांचवा है समय, कि मिट्टी को बनने के लिए कितना टाइम मिला। ये पांचों मिलकर ही मिट्टी को उसका अनोखा कैरेक्टर देते हैं। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। पहली बात, पृथ्वी का धरातल बनाने वाली और मिटाने वाली ताकतों के बीच एक बैलेंस का नतीजा है। दूसरी बात, अपक्षय यानी वेदरिंग वो बुनियाद है जिस पर मिट्टी बनने और मलबा खिसकने दोनों की कहानी टिकी है। तीसरी बात, मास मूवमेंट को ग्रेविटी चलाती है तो इरोजन को काइनेटिक एनर्जी। और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी सबक, सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है, जैसा अभिमन्यु के पास था। उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, ठीक अर्जुन की तरह। इसी समझ के साथ आप इन कॉन्सेप्ट्स को सही मायने में अपने काम में ला पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया समझने को मिला हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा।